हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोगों, एक बार फिर आप सबका जेपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए ज्योग्राफी, जो कि कल की क्लास में मैंने डिस्कशन कुछ कर चुका था, जो कि आज मैं फिर से पढ़ाऊँगा। सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में कल मैंने ये बताया था कि सौर मंडल का सिद्धांत किसने दिया, सौर मंडल को किसने लाया, सौर मंडल को किसके द्वारा बताया गया कि यह सौर मंडल है, कितने कब कैसे ग्रह बने हमारे। तो ये सब कल की क्लासेस में मैंने पढ़ा चुका था। सभी जो भी वैज्ञानिक आए थे उनके बारे में मैंने चर्चा कर चुका था। तो वैज्ञानिकों को कल मैंने बताया था। आज की क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, आप अपने सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूर्य के बारे में। सूर्य क्या होता है, सूर्य कैसे बना, सूर्य की कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे क्या हुआ, सब मैं आज की क्लास में, सूर्य के अंदर क्या उपस्थित होता है, सब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो क्या होता है सूर्य, बिना समय गंवाए हुए मैं शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले सूर्य। क्या? सूर्य का आंतरिक संरचना। क्या? सूर्य का आंतरिक संरचना। पहला हेडिंग आपको डालना है, क्या है पहला देख लीजिए। इस चैप्टर क्या है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सौर मंडल। क्या है बबुआ? सौर मंडल। सौर मंडल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सौर मंडल के बारे में कुछ हमने कल पढ़ चुका था, सभी वैज्ञानिकों के नामों से हमने पढ़ चुका था। आज हम पढ़ेंगे सूर्य की संरचना, आंतरिक सूर्य की आंतरिक संरचना। क्या? संरचना। सूर्य के अंदर के बारे में हम पढ़ेंगे कि सूर्य के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है, कैसे सूर्य की उत्पत्ति हुई, कैसे क्या होता है सूर्य के अंदर, कैसे क्या कर सकते हैं सूर्य को। तो देखिए, सूर्य के 6 पार्ट होते हैं। कितने? 6 परतें होती हैं। सूर्य की 6 परतें होती हैं, जो कि 3 परतों के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा, जो कि सूर्य के एकदम करीब हैं, और वही अभी मैं डिस्कस करूंगा। फिर जो है इसके बाद धीरे धीरे जब बढ़ते जाएंगे तो आपको वो भी परतें समझ में आ जाएंगी। अन्यथा वो परतें, 3 परतें आज हम पढ़ेंगे और 3 परतें बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, 3 परतें क्या कहती हैं। ये आपका सूर्य है, आपका ये सूर्य है। सूर्य को मैं 3 पार्टों में डिवाइड कर रहा हूँ। क्या डिवाइड कर रहा हूँ आपका? चलिए, मैं यहाँ ही तक ले रहा हूँ, इसलिए ये कितना भाग है, ये किसका भाग है? ये एक भाग केवल सूर्य का इतना लिया जा रहा है। ये सूर्य है जिसका ये 3 परतें हैं, जो कि मैंने केवल इतना लिया है। कितना? केवल इतना का यहाँ पे वो करके, और इतने में मैं पूरा समझाऊंगा कि कैसे क्या सूर्य के अंदर क्या क्या होता है और क्यों क्या क्या नहीं होता है। ठीक, चलो भैया आगे क्या करते हैं कि सूर्य का सबसे अंदर वाला हिस्सा, सूर्य का सबसे अंदर वाला हिस्सा कोर कहलाता है। क्या? कोर। क्या होता है? सबसे गर्म हिस्सा होता है ये, सबसे बहुत ज़्यादा इसके अंदर टेम्परेचर होता है। जो सूर्य के अंदर होता है, ये वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उत्पन्न रहता है, जो कि तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कोर में उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है हमेशा। ठीक भैया, चलिए तो नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट हमारी परत है, ये जो नेक्स्ट परत है इसको हम कहते हैं क्या? रेडिएटिव। क्या कहते हैं? रेडिएटिव। क्या कहते हैं? रेडिएटिव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं विकिरण। क्या कहते हैं? विकिरण। कोर को हम कोर ही कहेंगे, इसको हम कहते हैं हिंदी में विकिरण।
विकिरण। क्या कहते हैं? विकिरण या विकिरण। अब चलते हैं, बात करते हैं तीसरे में। तो तीसरे को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्शन। क्या? कॉन्वेक्शन। तीसरी परत को हम कहते हैं कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन या कॉन्वेक्टिव। कॉन्वेक्शन तीसरी परत हमारी कहलाती है कॉन्वेक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं? संवाहन। संवहन। क्या कहेंगे बबुआ? तीसरी को हम कहेंगे संवाहन। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये आपका कोर है, जो अंदर सूर्य का सबसे अंदर वाला हिस्सा, सूर्य का सबसे अंदर वाला हिस्सा कहलाता है कोर। उसके बाद फिर क्या कहलाता है? रेडिएटिव। क्या कहलाता है? रेडिएटिव, जो कि साफ सुथरा समझ में आता है कि रेडिएटिव है। और तीसरा वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सबसे ऊपरी वाली परत क्या कहलाती है? कॉन्वेक्शन। क्या कहलाती है? कॉन्वेक्शन। चलिए अब क्या बात करते हैं भैया, इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए कोर क्या होता है। कोर के अंदर मैंने इसके पहले भी बात कर चुका हूँ, कोर में होता क्या है, क्या नहीं होता है। कोर में क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। और यह अधिक टेम्परेचर की वजह से ये प्लाज्मा की अवस्था में प्लाज्मा का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? प्लाज्मा का रूप ले लेता है। अधिक टेम्परेचर का मतलब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, जो कि यह किसका रूप ले लेता है? प्लाज्मा। किसका रूप ले लेता है भैया? प्लाज्मा। किसका रूप ले लिया? प्लाज्मा का। अधिक टेम्परेचर की वजह से यह प्लाज्मा का रूप ले लेता है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, जिसकी वजह से यह प्लाज्मा का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का ताप मौजूद रहता है। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का ताप मौजूद रहता है। क्या रहता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का ताप मौजूद रहता है। अब चलते हैं, बात करते हैं हम रेडिएटिव में। क्या? रेडिएटिव में। रेडिएटिव में क्या होता है? रेडिएटिव ये कहता है कि जो भी यहाँ से किरण, जो भी यहाँ से रहती हैं किरणें, जो भी यहाँ पर किरणें मौजूद हालत में होती हैं, वो क्या करती हैं कि यहाँ पर क्या करती हैं? यहाँ पर कौन कौन सी किरण आप नाम सुने होंगे? गामा किरणें और एक्स किरणें। क्या होती हैं? गामा किरणें और एक्स किरणें यहाँ पर होती हैं। क्या होती हैं? गामा और एक्स किरणें। ठीक, गामा और एक्स किरणें यहाँ पर मौजूद होती हैं, जो कि गामा किरण बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उससे ज़्यादा आपकी एक्स किरण बहुत खतरनाक होती है। क्या होती है? एक्स किरण उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है, जो कि हड्डी अकेले को छोड़ करके बाकी पूरी शरीर को भेदने की क्षमता रखती है ये एक्स किरणें। ठीक, चलिए तो क्या होती है? गामा किरण क्या होती है आपकी? गामा किरण बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जो कि कुछ भी हो सकता है। आप गामा के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम केवल ये जान लें कि यहाँ पर कौन कौन सी किरणें होती हैं। और ये एक्स किरणें हो गई, और जिससे एक को हम कहते हैं फोटान। क्या कहते हैं भैया? फोटान। 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 फोटान को हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटान को ही हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सूर्य की प्रकाश क्यों होती है? तो क्या होता है भैया? फोटान को ही हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटान को ही हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं। ये केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, फोटान क्या होता है। इस केमिस्ट्री में आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको वो बिल्कुल समझ में आया होगा कि फोटान क्या होता है। तो फोटान को हम क्या कहते हैं? सूर्य का प्रकाश कहते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कॉन्वेक्टिव जोन क्या होता है। कॉन्वेक्टिव जोन में होता क्या है? कॉन्वेक्टिव जोन में एक प्रकार की सेल होती हैं। क्या होती हैं? सेल। अब मैं बात कर रहा हूँ सेल के बारे में, जो कि देखिए यहाँ पर कुछ सेल बन जाती हैं, जो कि हाइड्रोजन की होती हैं। किसकी होती हैं? हाइड्रोजन की सेल्स होती हैं। ये हाइड्रोजन की सेल हैं।
एक प्रकार से स्प्रिंग टाइप में ये बनती हैं। कैसे बनती हैं? एक प्रकार से ये हाइड्रोजन की सेल हैं, ये बन जाती हैं। क्या होती हैं, क्यों बनती हैं? जब यहाँ का टेम्परेचर, जब कोर का टेम्परेचर अधिक होगा, जब सूर्य का सबसे आंतरिक भाग वाला टेम्परेचर अधिक होता है, तब जो है क्या बनती हैं, तब ये रेडिएटिव किरण बन जाती है, फोटान बनता है, तब ये संवाहन वगैरह सब कुछ बनते हैं, तब ये हाइड्रोजन की ये सेल बन जाती है। क्या है ये? इसका नाम दे देते हैं हम सेल। क्या दे देते हैं? सेल। बनती किसकी है? तो बनती है भैया ये हाइड्रोजन की। किसकी? हाइड्रोजन की सेल बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? हाइड्रोजन की सेल बन जाती हैं। तो चलिए, सूर्य हो गया ये आपका। सूर्य में और अब आगे समझिए आगे क्या कहता है हमारा। अब जान लेते हैं कि सूर्य जो है आगे इसमें से जो किरणें निकलती हैं, क्या निकलती हैं? जो भी ये किरणें निकलती हैं, ये क्या करती हैं, जब ज़्यादा अधिकतर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारा सूर्य के बाहरी भाग में, क्या होता है, बाहरी भाग में 6000 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर बाहरी भाग में रहता है। और इसमें से जब अधिक प्रकार से क्या निकलेंगी, किरणें निकलेंगी। जब यहाँ पर 15 मिलियन जब ये टेम्परेचर हो जाता है, तब ये होगा क्या कि इससे अधिक इसमें से निकलने लगती हैं, क्या, फोड़ करके ये बाहर निकलने लगती हैं। क्या निकलने लगती हैं? क्या होता है इसमें, कॉन्वेक्टिव को चीर करके तथा कॉन्वेक्शन को चीर करके बाहर निकलने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। सौर ज्वाला के बारे में अब देख लीजिए। सौर ज्वाला ये जो निकलती हैं, कभी कभी सौर ज्वाला अगर अगर धरती पर गिरने लगा तो ये धरती का सर्वनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक, तो चलिए, तो देखिए यहीं से सौर ज्वाला की उत्पत्ति होती है। कहाँ से? ये कोर से। जब अधिक टेम्परेचर होता है, जब अधिक गर्मा इसमें वो होती हैं, तब ये सौर ज्वाला का रूप ले लेती हैं। किसका रूप ले लेती हैं भैया? सौर ज्वाला का रूप ले लेती हैं। और ये इसी में से जो ये हाइड्रोजन सेल हैं, इसी को फाड़ करके ये बाहर निकलना शुरू होती हैं। क्या होती हैं? फाड़ करके बाहर निकलना शुरू होती हैं। ठीक बबुआ, तो ये सब सौर ज्वाला हैं। अब देखिए, यहाँ हम एक बात और कर लेते हैं। आपको यही फिगर में पूरी जानकारी आपको सूर्य में की मिल जाएगी। आप केवल नोट्स को बनाते चलिए और जो भी बता रहा हूँ उसको लिखते चलिए ध्यानपूर्वक। फिर से बता रहा हूँ, कोर के अधिक टेम्परेचर होने की वजह से कॉन्वेक्टिव जोन और रेडिएक्टिव जोन को चीर करके जो किरणें बाहर निकलती हैं, अन्यथा जो किरणें जो बाहर निकलती हैं उसे ही हम सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर फ्लेम। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं सोलर फ्लेम। चलिए, अब बात करते हैं आगे कि सोलर फ्लेम तो आप समझ गए होंगे। ये तकरीबन इसमें से कुछ किरणें जो हैं, जो भी कुछ सौर ज्वाला क्या होते हैं, अब इसको मैं सेल को रफ कर रहा हूँ। ये देखिए, सेल लिख लिए होंगे आप। देखिए, अब यहाँ क्या होता है, कुछ किरणें सीधा निकल जाती हैं, यहाँ से कुछ किरणें सीधा निकल जाती हैं और कुछ किरणें यहीं से मुड़ जाती हैं। क्या ले लेती हैं? कुछ किरणें यू टर्न ले लेती हैं। तो यू टर्न लेने वाली किरणों को बाद में बात करेंगे। क्या करेंगे? बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसमें से क्या हो जाएगा, फिर हम इसी में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसी में हम आ जाएंगे। तो क्या है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, जो भी ये भी जो सोलर फ्लेम बाहर निकल रहे हैं, जो भी ये सौर ज्वाला निकल रही हैं, ये जो ज्वालाएं हैं आपकी, ये सब कहाँ आई? जब इंडिया पे जब पृथ्वी पर ज्वाला, ये पृथ्वी है आपकी, क्या है भैया? पृथ्वी। ये है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी पर क्या होता है कि पृथ्वी इसका बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा हमारी पृथ्वी सेफ है। क्या समझें आप? बहुत ज़्यादा सेव है, जो कि इन सौर ज्वालाओं को, जो ये हमारी ओजोन परतें होती हैं, क्या भैया, ये ओजोन परतें हैं हमारी, ये सब इनको क्या करती हैं, जब ये सौर ज्वाला
गिरता है। कहाँ गिरता है? जब ये सौर ज्वाला पृथ्वी पर गिरता है या गिरने वाला होता है, तो जो ये हमारी क्या होती हैं, जो ये हमारी ओजोन होती है, ये सौर ज्वाला को एक दूसरा भगा देती है। क्या करती है? बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है इसका ओजोन का हमारे ऊपर। देखिए बबुआ, जो ऊपर से कुछ चली जाती हैं सौर ज्वाला और कुछ नीचे से चली जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कुछ ऊपर से चली जाती हैं और कुछ नीचे से चली जाती हैं। ठीक, जो ऊपर से चली जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियोलिस। क्या? ऑरोरा बोरियोलिस। जो ऊपर से जाने वाली किरणों को या ऊपर से जाने वाले सौर ज्वालाओं को हम कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। बहुत अजीब क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, लेकिन आप समझ लेंगे तो बिल्कुल फिगर से आपको सब कुछ बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूँ, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन आएगा कि जो ओजोन के परतों को, जो ओजोन के परत से ऊपर से निकलने वाली सौर ज्वालाओं को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियोलिस। ऑरोरा बोरियोलिस। ऑरोरा बोरियोलिस। और जो नीचे से निकल जाएं, जो कि यह कुछ सौर ज्वालाएँ नीचे से चली जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नीचे से चली जाती हैं। उनको हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ऑरोरा, अब यहाँ दिख रहा होगा आपको ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस या ऑस्ट्रेलियस। क्या? ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी हम कह सकते हैं। पेपर कुछ भी दिया होगा आपको, उसमें क्या होता है ये ऑस्ट्रियोलिस का क्यों नाम दिया गया? क्योंकि हमारी जो ये पृथ्वी के नीचे साइड में ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, इसलिए इसको कह दिया गया ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। और यह ऊपर है तो इसको कह दिया गया बोरियोलिस। तो देखिए, ये जो निकल रही हैं प्रकाश, जो भी ये किरणें निकल रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम देंगे हम इसका नाम क्या कह देंगे? सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या कहेंगे? सौर ज्वाला। सौर ज्वाला। जो किरणें ये निकल रही हैं, इसको हम कहेंगे सौर ज्वाला या सोलर फ्लेम। क्या कहेंगे? सोलर फ्लेम। सोलर फ्लेम अक्सर पेपर में पूछा जाता है। नेट जीआरएफ में पूछा गया था कि, अब देखिए नेट जीआरएफ में पूछा गया था जो अब देखिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि जो भी किरणें यू टर्न ले लेती हैं, जो किरणें यहीं से यू टर्न ले लेती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्या? देखिए, इनको हम कहते हैं सौर कलंक। क्या कहेंगे? सौर कलंक। सौर कलंक का क्या है? यहाँ पर कुछ काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ता है सौर कलंक। काले काले धब्बे का मतलब ये है कि आप नीचे से देखेंगे तो आपको यह एक धब्बा टाइप में दिखाई देगा, जिससे कि इसका नाम इसीलिए पड़ गया सौर कलंक। क्या पड़ गया? सौर कलंक। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि जो किरणें यू टर्न ले लीं, जो किरणें यू टर्न ले लीं, उनको हम क्या कहते हैं? सौर कलंक। क्या कहेंगे? सौर कलंक। क्या कहते हैं भैया? सौर कलंक। जो किरणें यू टर्न ले ली हैं, उनको हम कहते हैं सौर कलंक। क्या कहते हैं? सौर कलंक। अब देखिए,
बात करते हैं कि सौर कलंक जो है, ये जो यू टर्न ले ली हैं ये सब किरणें, ये कितने डिग्री पर? अब भैया 6000 डिग्री सेल्सियस का ये तो था, 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था जो कि यहाँ से निकला, जो कि यहाँ से 6000 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर निकला, तो यहाँ पर ये तो पूरा सीधा चला गया। और जो ये वाली किरण घूम गई, ये कितने डिग्री सेल्सियस होती है? तो इसको लिख लीजिए कि यह होती है 4000 डिग्री सेल्सियस से या तो 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती हैं। क्या होती हैं? वही होती हैं 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती हैं। तो वही किरणें यू टर्न ले लेती हैं, जिसको हम कहेंगे कि यह सौर कलंक हो गया। जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो वो लिख के आएंगे कि 4000 डिग्री सेल्सियस, और जो एसएससी जीडी की कर रहे हैं या एसएससी वगैरह की कर रहे हैं वो बच्चे लिखेंगे 1500 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखेंगे? 1500 डिग्री सेल्सियस पर यह सौर कलंक यू टर्न ले लेती है। ऑप्शन में साफ सुथरा दिया होगा 1500 दिया होगा या तो 4000 दिया होगा, ध्यान में देंगे तो दोनों में से एक दिया होगा, जिसकी वजह से ये यू टर्न ले लेती हैं। ठीक, यू टर्न ले लेती हैं। आप चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। फिर से देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ठीक, बहुत बेहतरीन फिगर आपको दिमाग में अगर लिख लेंगे, दिमाग में अगर समझ लेंगे तो ये यहाँ पर जो है ना सेट हो जाएगा, तो आपको एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। और आप करके ज़रूर आना बच्चों, चूकना नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको, जो कि इसको पहले देखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। देखिए कितना भी वो हो। ठीक, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। फिर से एक बार आपको मैं दोहरा रहा हूँ। कोर है हमारे सूर्य का आंतरिक भाग, सबसे अंदर वाला भाग क्या है? कोर। उसके बाद है रेडिएटिव, फिर उसके बाद है कॉन्वेक्शन। क्या है? कॉन्वेक्शन। कोर का कोर ही होगा विकिरण और संवहन। क्या है? कोर का कोर ही होगा विकिरण और संवहन। ये दो चीज़ हो गए। अब यहाँ से क्या है कि कोर में हाइड्रोजन और हीलियम का हीलियम में संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, तब यह प्लाज्मा का रूप लेता है, जिसको लिबलिबा टाइप में कहते हैं कि यह लिबलिबा है। क्या है? लिबलिबा है। और यह जिसे खेखार टाइप में होता है, प्लाज्मा के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है और बताया भी है। तो ये है प्रोसेस कब होता है? जब यह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर तापमान होगा, तब यह प्लाज्मा का रूप धारण करना शुरू करेगा, और तब यहाँ से एक विस्फोटक चीज़ निकलेगा। क्या निकलेगा? विस्फोटक चीज़। यह आग, यहाँ से जब इसके अंदर आग नहीं समा पाएगी, जब टेम्परेचर नहीं समा पाएगा, तब यह बाहर निकलना शुरू करता है। ठीक, जब बाहर निकलना शुरू करता है, अब यहाँ देख लीजिए रेडिएटिव में क्या होता है? गामा किरणें और एक्स किरणें। गामा किरणें, एक्स किरणें मौजूद होती हैं इसमें, जो कि इसमें फोटान भी होता है, जिसे हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं। फोटान को ही हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं। अब चलिए संवहन क्या है? संवहन में देख लीजिए, संवहन में ये एक प्रकार की सेल बन जाती हैं। यह सेल बनी हैं, यह सेल बन गई। क्या होता है संवहन में कि सेल बन जाती हैं, जो कि किसकी सेल होती हैं? यह सेल हाइड्रोजन की होती हैं। किसकी होती हैं? तो उसमें पूछा जाता है कि कॉन्वेक्टिव जोन में किस चीज़ की सेल बनती है, या हाइड्रोजन सेल कहाँ पर बनती है सूर्य में, तब आपको बताना होगा। कॉन्वेक्टिव जोन में बनती है सेल हाइड्रोजन की। यदि पूछ लिया कि कॉन्वेक्टिव जोन में कौन सी सेल किससे सेल बनती है, तो बताएंगे आप हाइड्रोजन की सेल यहाँ पर बनती है। ठीक बबुआ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो है
यहाँ तक बता दिया हूँ। अब देखिए ये जो सौर ज्वाला होती हैं, यहाँ पर जो ये सौर ज्वाला बाहर जो सीधा निकल जाती हैं, जो सीधा निकल गई वो होती हैं 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होती हैं? 6000 डिग्री सेल्सियस होती हैं। भरपूर इनमें ताकत होती है, इसलिए ये सीधा निकल गई, मतलब सीधा निकली बाहर से, सीधा बाहर गई एकदम। क्या समझे? मतलब यहाँ से निकली, सीधा खड़ाक से बाहर गई। क्या समझे? तो सीधा बाहर जाने वाली ये होती हैं, इनके भरपूर ताकत होता है, तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस पर सीधा बाहर निकलती हैं। ठीक। और जो किरणें नहीं निकल पाती, जिन किरणों का टेम्परेचर होता है 4000 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक, वो किरणें यू टर्न ले लेती हैं। क्या ले लेती हैं? यू टर्न ले लेती हैं, जिसे हम कह देते हैं कि यह सौर कलंक है। क्या है? सौर कलंक है। इसमें काला काला धब्बा टाइप में बन जाता है। तो धब्बा टाइप में क्या होता है? काला काला धब्बा टाइप में बन जाता है। अब चलिए आगे आते हैं। आगे क्या कहता है कि पृथ्वी पर आई ये किरणें, ये भी जो सौर ज्वाला है, यह पृथ्वी पर आई। क्या हुई? पृथ्वी पर आई। पृथ्वी पर हमारी जो ये ओजोन परत है, ये बबुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्या है? वरना ये जो है क्या करती है कि जो अगर गलत एंगल से इसमें प्रवेश करेगा तो इसको ऊपर ये ध्वस्त कर देगी, चाहे वो जो हो। क्या है कि ऊपर ये ध्वस्त कर देगी। ठीक। तो अगर इसमें एक एंगल होता है जिससे आप निकलेंगे तो आप बिल्कुल निकल जाएंगे, और वापस आएंगे तो बिल्कुल वापस आ सकते हैं। ठीक। चलिए, तो जो किरणें, जो सौर ज्वाला ओजोन को ऊपर से जाती हैं, क्या है? जो किरणें या जो सौर ज्वाला ओजोन के ऊपर से जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियोलिस। इंग्लिश का नाम भी यही है, ऑरोरा बोरियोलिस। और जो ज्वालाएं नीचे से निकलती हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अब हमारी पृथ्वी यहाँ पर तो बन गई, क्या है? यहाँ पर तो बची हुई है। अन्यथा अगर ये ओजोन परत ना होती तो क्या होता कि ये पृथ्वी का सर्वनाश हो जाता। बहुत खतरनाक होता है ये। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब इसमें क्या होता है, जब ये सौर ज्वालाएं जब यहाँ से निकलना शुरू करती हैं तो ये रेडिएक्टिव में ये फ़र्क मारती हैं, जिससे कि हमारा जो ये फ़ोन वगैरह हैं, जितने भी मैग्नेटिक वो हैं, सभी कुछ इसमें से गड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। फ़ोन आप कहीं और लगाते हैं तो कहीं और लग जाता है। तो क्या होता है? मेन कारण यही होता है, ये पूरा रेडिएक्टिव को नाश करके रख देती हैं, जिससे कि तब तक फ़ोन इधर ही उधर लगेगा जब तक यह ऊपर से निकलती रहेंगी या यहाँ से टच करेंगी। देखिए, अब यहाँ बात और एक कर लेते हैं कि जहाँ पर यहाँ से आ रही हैं ये, जहाँ पर ओजोन और सौर ज्वालाओं का घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। क्या होता है बबुआ? यहाँ पर जहाँ से निकलेंगी ये, अब यहाँ से आई, ऐसे गिरने वाली थी पृथ्वी पे, तो ये हमारा क्या किया? ये हमारा ओजोन है। इन्होंने क्या किया कि बबुआ इनको ऐसे फेंक दिया, इसको ऐसे कर दिया, भटका दिया। तो जब ये भटकाया तो यहाँ से क्या हुआ? घर्षण उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? घर्षण उत्पन्न हुआ। तो घर्षण जहाँ पर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? भिस्लर। क्या कहते हैं? भिस्लर। क्या कहते हैं भैया? भिस्लर। ये हो गया आपका भिस्लर। क्या कहते हैं? भिस्लर। जहाँ पर हमारी ओजोन से हमारा यह सौर ज्वाला टकरा करके घर्षण उत्पन्न कर दे या घर्षण हो आना शुरू हो जाए तो उसे ही हम कहते हैं भिस्लर। क्या कहेंगे? भिस्लर। ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि भिस्लर किसे कहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज़ की? नेक्स्ट हम करते हैं सोलर इवेंट। सोलर इवेंट क्या होता है? क्या कहते हैं सोलर इवेंट को? सोलर इवेंट या सौर कलंक साइकिल। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि सोलर इवेंट या
सोलर साइकिल, ये जो है सौर कलंक साइकिल जो है, ये सोलर इवेंट साइकिल जो हैं, ये कितने से कितनी डिग्री पर होती हैं। जो ये सौर ज्वाला निकलते हैं यह 0 से लेकर 40 डिग्री के बीच में यह निकलते रहते हैं। क्या हैं? 0 से लेकर के 40 डिग्री के बीच में यह निकलेंगे। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलर इवेंट की। क्या बात करते हैं? सोलर इवेंट। रफ कर रहा हूँ मैं इसको, आप लोग पूरा एक फिगर में पूरी ज्योग्राफी यहाँ पर ख़त्म। सोलर सूर्य ख़त्म। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सोलर इवेंट के बारे में। सोलर इवेंट क्या है कि सोलर इवेंट क्या कहता है कि यहाँ पर क्या है बबुआ, यहाँ पर जो ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर यहाँ तक 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। क्या होता है? 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये प्रोसेस होता है। किसके? ये जो बन रहा है यहाँ पर सौर कलंक साइकिल पूछी जाती हैं पेपर में कि सौर कलंक साइकिल कितने से कितने डिग्री तक होती हैं। तो आपको बताना है कि 0 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य सौर कलंक साइकिल बनती हैं या सोलर इवेंट साइकिल बनती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये 0 से 40 डिग्री के बीच में क्यों निकलता है। जो ये निकला हमारा, जो ये सौर ज्वाला निकला यहाँ से, यह 0 से 40 डिग्री के बीच में ही क्यों निकलता है। तो बबुआ ऐसे समझ लीजिए कि 0 से 40 डिग्री के बीच में क्यों निकलता है। जब आप कोई चीज़ फेंकेंगे, क्या फेंकेंगे तो या तो वो 40 डिग्री तक जाएगा। क्या होगा? 40 डिग्री तक निकलता ये ऊपर भी है। क्या है? जाता ये ऊपर भी है, लेकिन अधिकतर 0 से 40 डिग्री के मध्य ही निकलता है, क्योंकि इसको झटकने में देरी नहीं लगती। यहाँ से भाई किसी चीज़ को आप ऐसे झटकेंगे, अब आप ऐसे झटकेंगे तो कम जाएगा, ऐसे झटकेंगे तो तेज़ी से जाएगा। तो ये क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक में अधिकतर निकलता रहता है। कभी यहाँ से निकल गया, कभी यहाँ से निकल गया, कभी यहाँ से निकल गया, तो ऐसे ये निकलता रहता है। ठीक, तो कभी यहाँ से ये सोलर इवेंट फिर से देख लीजिए कि ये 0 से 40 डिग्री के मध्य क्यों होता है। क्योंकि इसको कोर से जो ये सौर ज्वाला निकलती हैं, इसको यहाँ से ये निकलने में बहुत आसानी होती है, जिससे कि यह उठा के फेंक देता है और जल्दी जल्दी यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ से भी निकलती हैं। तो इसमें अक्सर पूछा जाता है कि सोलर इवेंट कितने से कितने डिग्री तक निकलता है। तो 0 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य सोलर इवेंट निकलता है। अब बताइए कि एक सोलर इवेंट में यहाँ पूछा जाएगा कि एक सोलर इवेंट में कितना होता है, मतलब कितने दिन लगते हैं। तो लगते हैं बबुआ एक सोलर इवेंट में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, एक सोलर इवेंट में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में, यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आया, तो कितने दिन लगेंगे? 11 वर्ष। क्या? 11 साल। क्या लगता है? 11 साल लगता है। 11 साल। क्या लगता है? 11 साल। सोलर स्पॉट साइकिल भी कह सकते हैं। 11 साल हमारे लगें तो इसको हम कहते हैं सोलर स्पॉट साइकिल। और जब यह 100 साल में 100 बार जब ये निकलता है, 100 बार जब ये 100 बार आता जाता है, तो इसको हम कह देते हैं सोलर इवेंट। ये हो गई इसके वो अंतर हो गया इन दोनों का। ठीक, तो यहाँ से फिर से देखिए कि जो भी यहाँ से सौर ज्वाला निकलती हैं वो 0 से 40 डिग्री के मध्य में ही निकलती हैं। जी कितने डिग्री में? 0 से 40 डिग्री के मध्य में ही निकलती हैं। और जो भी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में 5.5 साल एक बार लगें। कितना लगेंगे? 5.5 साल एक बार लगते हैं जाने में इसको, और 5.5 साल यहाँ से यहाँ तक आने में लगते हैं। तो ठीक, तो ये हो गया आपका सोलर स्पॉट साइकिल या सोलर इवेंट। सोलर इवेंट में क्या है कि यह 1100 साल का होता है। क्या होता है? 1100 साल।
1100 साल, 1100 साल यहाँ पर होता है, जिसे हम सोलर इवेंट कह देते हैं। कभी कभी उल्टा भी दे देता है किसी किसी में, कभी कभी सीध भी दे देता है। तो आप समझ लीजिए सोलर इवेंट ये सोलर स्पॉट सौर कलंक ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अब जो हमारा 2013 में हुआ था, 2013 में जो ये सोलर स्पॉट हुआ था वह 23वां था। क्या था? 2013 में होने वाला सोलर स्पॉट सोलर कलंक साइकिल वह 23वां था। 100 साल के उसमें यह 23वां था। क्या था? 23वां 2013 में जो कि हुआ था, 2013 में हुआ था हमारा सोलर इवेंट सोलर स्पॉट, जिससे कि यह 23वां था। 23वीं साइकिल थी। मतलब 23वीं साइकिल का मतलब 23वीं साइकिल जब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, तो यह 23वां क्यों होता है? 23वां इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में 5.5 साल और यहाँ से यहाँ तक आने में 5.5 साल हुआ कितना? 11 साल। जब 11 साल हो गए यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो इसको माना गया कि अब कितना हो गया ये? अब ये हो गया एक इवेंट। क्या हुआ? एक इवेंट हो गया। इसी प्रकार 23वां इवेंट 2013 में हुआ था। क्या हुआ था? 23वां इवेंट सोलर इवेंट 23वां 2013 में हुआ था। 23वां 2013 में हुआ था। यह कितने दिन का क्या होता है? 11 साल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब 1100 साल का हो जाएगा तब इसे हम कह देंगे कि अब यह एक सोलर इवेंट हो गया है। क्या हो गया है? एक इवेंट पूरा हो गया है 1100 साल तक। ठीक, तो 1100 साल तक को हम सोलर इवेंट कहते हैं। ठीक, समझ गए हैं? यहाँ तक पूरा हो गया होगा। तो क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगा मैं जो भी इनकी 3 परतें और बची हैं ऊपर, उसके बारे में बताऊँगा। और नेक्स्ट पढ़ाऊँगा आपको मैं और जो भी बचा हुआ है इसके सिलेबस में जो भी आएगा उसको सब कुछ मैं बताता चल रहा हूँ। सभी बच्चे बने रहें क्लास में, पर डे देखें, वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाएं, अन्यथा कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और आप पर डे क्लास देखें, पर डे समझें, पेन कॉपी ले करके बैठें। तो क्लास आज तक यहीं तक रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।